इसके पहले मैं थोड़ा हमारा स्मारक और सावरकर जी के बारे में बोलना चाहूँगा और फिर उद्देश्य के प्रति आऊँगा। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का एकमात्र कार्य है सावरकर विचारों का प्रसार और प्रचार, और इस कार्य का मूल उद्देश्य है कि देशभक्ति का भारत में जो आज कम हो रही है उस देशभक्ति को प्रखर स्वरूप देना। और इसका दूसरा मार्ग है कि हमारा देश आज हमें सिखाया जाता है। पहली बात तो हम पाठशाला में सीखते हैं 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। ये सबसे गलत बात है, ये मिली नहीं है, भीख में मिली हुई स्वतंत्रता नहीं है। इसमें करीबन 700 सालों से करोड़ों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, हजारों वीरों ने पराक्रम किए हैं। इसके कारण हमें स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई है, ये लड़के मिली है। मगर ये बात जब हम भूल गए तो जब मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, तो मात्र 70 साल में हमारी अवस्था ऐसी आ गई है कि जैसे 1947 में थी वैसी स्थिति निकट आ रही है। और सावरकर जी ने इस बारे में, सावरकर जी आपको पता है वो अंडमान गए, उसके बाद उन्हें 14 साल तक रत्नागिरी में बंद करके रखा था। करीबन 27 साल उन्होंने ब्रिटिशों ने बंद करके रखा था। उन्हें छोड़ा गया 1937 में। 37 में जो बाहर आए तब उनके पास समय नहीं था, क्योंकि विभाजन की योजना ऑलरेडी तय हो चुकी थी, ब्रिटिशों की नीति तय हो चुकी थी। तो उन्होंने अखंड हिंदुस्तान का अभियान चलाया, और उस अभियान के दौरान उन्होंने 1939 में जब वायसराय से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर से होकर दिल्ली तक के पूरे प्रांत में मुस्लिम बहुलता बनाकर वो उसमें पाकिस्तान स्थापन करने की योजना है। ये सावरकर ने 1939 में कहा था। तो उनके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। 1941 में उन्होंने आसाम में यही कहा था कि आसाम में जो खाली जगह है वहाँ पे बाहर के मुस्लिम आके बस रहे, तो वहाँ हिंदुओं ने बसना चाहिए, नहीं तो आसाम का ये हिस्सा टूट जाएगा। और वही हुआ। ये सिलवट का जो ज़िला है वो आसाम से टूटकर भारत से अलग हो गया। सावरकर जी की जो बार बार उन्होंने चेतनाएं दी, चेतित किया हमें, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भी हमारा अधपतन शुरू रहा। एक स्वतंत्र राष्ट्र हम बने मगर एक मजबूत राष्ट्र हम नहीं बन पाए, और हमें पाकिस्तान जब युद्ध में तो नहीं हरा चुका मगर अंदर से दहशतवाद और इस अन्य तरीक़ों से हमें संकटों में डालता गया। तो इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा गलत है इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सावरकर के विचार जो आज भी हमें उपयुक्त है उस पर अनुकरण होना चाहिए। अब सावरकर के बारे में और एक कहता हूँ कि सावरकर के विचार उपयुक्त थे। सावरकर हिंदुत्ववाद के प्रणेता थे। उनका हिंदुत्व कुछ अलग था। उनका हिंदुत्व की व्याख्या थी, जो आदमी इस देश को पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है वो हिंदू। बड़ी सरल व्याख्या है, मगर सरल व्याख्या ही समझने में कठिन जाती है। पितृभूमि का अर्थ होता है ये भूमि मुझे सर्वोपरि है, ये भूमि में ही सर्वश्रेष्ठ है। और पुण्यभूमि का मतलब होता है ये भूमि मुझे सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। पितृभूमि का ये अर्थ होता है कि मैं इस देश का, मतलब मेरे पुरखे इस देश से है। तो जिसके पुरखे इस देश से है और जो व्यक्ति इस देश को सर्वोपरि मानता है वो हिंदू। अब इस व्याख्या में मुझे लगता है कि सिकंदर साहब आप भी हिंदू है और वो खुद को गर्व से मानते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको, क्योंकि ये राष्ट्रीयत्व का सवाल है, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश, जर्मनी में जर्मन, वैसे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू, ये राष्ट्र है। और इसके व्यतिरिक्त अलग, क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये खुद को हिंदू मानने को तैयार नहीं हो गए, क्योंकि उनकी सर्वोपरि भूमि भारत नहीं हो, भारत के बाहर कोई बसी है। फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है आप भी भारत के नागरिक हैं, मगर इस भारत का रक्षण करना ये प्रथम दायित्व हमारा है, हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदुओं को भारत छोड़कर दूसरी कोई भूमि नहीं है। और आज की परिस्थिति हम देखें 1947 के बाद, मुझे लग रहा है कि बहुत निकट हमारे पास समय नहीं है। आज 10-15 साल का समय है। पुष्पेंद्र जी तो बार बार कहते हैं कि भारत में 500 से ज़्यादा मिनी पाकिस्तान हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। तो जब हमने ये काफ़ी विचार किया कि पहला ये संघर्ष की भूमि कौन सी होगी, तो मुझे लगता है कि ये गजवा है हिंद का जो मामला है, ब्लीड हिंदुस्तान इनटू 1000 कट्स। तो उन्होंने तो पहले 47 में तो हम लोग पाकिस्तान खो चुके, और पाकिस्तान खोने के बाद यहाँ के हिंदुओं का धैर्य भी खो चुका।
क्योंकि उन्होंने गांधी पर विश्वास रखा। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, शांततामय रीति से विभाजन होगा, विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान भाई बनेंगे। कुछ नहीं हुआ, करोड़ों हिंदू मारे गए, उनका जेनोसाइड हुआ। अब ये इनके देखो नैरेटिव जो बनते हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर नहीं कहता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं कहता, जबकि पीओके की ज़्यादातर भूमि जम्मू से है। तो इस नैरेटिव का अर्थ आप समझिए। इस नैरेटिव का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जब हम कश्मीर बोलते हैं तो कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुसंख्या है। तो हमारे भारतीय भी हम बेवकूफ़ है, हम समझते हैं कि एक मुस्लिम बहुसंख्या का भाग, जबकि पाकिस्तान में तब गया जब मुस्लिम बहुसंख्या के अन्य भाग पाकिस्तान में गए, तो इसे हम जायज़ मानते हैं। मगर तब जम्मू में जो हिंदू बहुसंख्यक भाग था उसका पीओके का जो मैक्सिमम पोर्शन जम्मू का है, और वहाँ के हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, मारा गया। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ मतलब नरकंकालों से भरे हुए कुएं थे। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी अपने जीवनी में लिखते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ के आर्मी कमांडर ने, मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि रेप तो होने ही है, आपकी औरत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ऐसे व्यक्तियों को जवाहरलाल नेहरू ने संरक्षण दिया, उनको बाद में आके हिंदुस्तान का कमांडर इन चीफ बनाया। तो ये जो बात है ये हम भूलते हैं कि नैरेटिव की बात है। ये नैरेटिव ये है कि जम्मू की भूमि भी गई है, जम्मू में भी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। और आज जो आर्टिकल 370 जब निकाला गया तो उसके बाद हमें लगा कि एक ऐतिहासिक भूल हमने सुधारी है, मगर अभी पता चल रहा है कि ये भूल सुधारी नहीं है। ये भूल और 15 साल के लिए एक्सटेंड हो चुकी है। इस 370 को और 15 साल एक जीवन दान मिला है, क्योंकि डोमिसाइल का जो नियम है, जो अन्य भारत में 3 वर्ष का है, वो जम्मू कश्मीर के लिए 15 साल का है। मतलब और 15 साल ये पुराने नागरिकता के जो कुछ है, यहाँ मुझे एक सिटीजन करके जो अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हमें 15 साल राह देखनी पड़ेगी। तो जब हम एक संविधान एक देश जब की बात करते हैं, तो फिर वापस ये 370 को हटाने के बाद ये डीलिमिटेशन का इशू क्यों है? क्योंकि ये डीलिमिटेशन ये डोमिसाइल का इशू। अब डीलिमिटेशन का मामला ये है कि नया अभी ये जम्मू और कश्मीर एक नया राज्य बना है, तो विधानसभा नहीं बनेगी, तो डिलिमिटेशन तो जरूरी है। और ये डिलिमिटेशन के लिए जो आधार उन्होंने लिया है वो 2011 के सेंसस का लिया है, जिसे खुद बीजेपी ने कहा है कि ये फ्रॉड सेंसस था। अब 2021 में सेंसस पूरा हो रहा है, तो हमारी ये डिमांड है कि 2021 के हिसाब से डिलिमिटेशन हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली विधानसभा में बहुमत कश्मीर का होगा, और अगर ये डिलिमिटेशन प्रॉपर 2021 के तरीके से हुआ तो उसमें जम्मू का बहुमत होगा। और जम्मू के नागरिक अब उब चुके हैं, दुय्यम दर्जा के नागरिक रहने को यहाँ के लोग राजी नहीं है। तो इसीलिए ये गजवाए हिंद की पहली लड़ाई यही होगी, क्योंकि अगर वापस वही हो गया, कश्मीर का अधिक हो गया, तो ये सरकारी यंत्रणा के सहायता से चलने वाला जिहाद होगा। आज भारत में जिहाद तो चल रहा है, मगर वो सरकारी यंत्रणा के सहायता से नहीं है। कश्मीर में जो जिहाद हुआ उसमें पूरा सरकार शामिल था 1990। अभी इसमें तो पुष्पेंद्र जी है, ये सर है, ये इनसे आप आगे पूछ सकते हो। मगर ये जिहाद सरकारी यंत्रणा से हुआ, वो 370 ने ख़त्म कर दिया। और अगर ये डिलिमिटेशन 2021 से नहीं किया तो वापस वही चित्र निर्माण हो जाएगा, वही सरकार स्पॉन्सर टेररिज्म आएगा, और ये जम्मू भारत से टूटने में समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हमने ये निर्धार किया है कि जम्मू ये आगे की गजवाए हिंद के युद्ध के पहला रण क्षेत्र होगा, ये हमारा पहला कुरुक्षेत्र होगा। अगर हम जम्मू बचाएंगे तो देश बचेगा। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अपील करता हूँ कि इस समय संपूर्ण राष्ट्र ने जम्मू के पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये डीलिमिटेशन का मामला और डोमिसाइल का मामला बड़ा गंभीर है, इसके ऊपर हमें सरकार पर दबाव लाना चाहिए, क्योंकि हमारी विरोधी ताकतें सरकार पर काफ़ी दबाव लाती है, तो हमने भी उसे काउंटर करना चाहिए। हर कोई मोदी के हाथ में छोड़ने से नहीं होता है, एक मोदी कुछ नहीं कर सकता। तो एक मोदी के साथ अगर 130 भारतीय खड़े हो गए तो मोदी कर सकते हैं फिर। तो इसलिए हमें ये दबाव बनाने के लिए मैं पूरे राष्ट्र से अपील करता हूँ कि ये डीलिमिटेशन और डोमिसाइल की जो लड़ाई है, ये भारत का पहला कुरुक्षेत्र है गजवाए हिंद के विरुद्ध। अगर जम्मू बचेगा तो भारत बचेगा। और इसीलिए सावरकर जी के विचार, जो राष्ट्रवादी विचार है, जो आज भी उपयुक्त है,
उसका प्रसार करने के लिए हम यहाँ स्मारक स्थापन कर रहे हैं। धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी।